हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जीके जीएस की सीरीज़ को करने वाले हैं। बट इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें भी जीके जीएस का पोर्शन आता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो आने वाले टाइम में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैं ये सारे क्वेश्चन आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट करवाती हूँ, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसको भी मेरा चैनल ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। देखो यहाँ पे सीधी सी बात हो रही है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए हेल्पफुल है, जिसमें कि कैल्शियम होता है। तो ऐसा एक ही विटामिन है, वो है हमारे पास विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें विटामिन डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो विटामिन डी है ना, बेसिकली इसका काम क्या होता है। तो ये जो विटामिन डी होता है ना, ये हमारी हड्डी और दांतों का जो निर्माण होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाता है। ठीक है, और एक डिसीज़ है, मैं आपको बता दूं, ये है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ है ना, इस डिसीज़ को रोकने में विटामिन डी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, अब ये है क्या ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़। तो इस डिसीज़ में ना क्या होता है कि मतलब ये एक इस तरह का डिसीज़ होता है जिसमें कि हमारी जो बोन होती है ना, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और थिन हो जाती है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि जो हमारे बोन्स है ना, वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी से बचने के लिए भी हमें विटामिन डी लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो विटामिन डी जो है हम कहाँ से ले सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिसमें कि विटामिन डी पाया जाता है। तो देखो विटामिन डी के सोर्सेस में अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे फिश, एग, रेड मीट और मिल्क हो गया है ना, दूध वगैरह, और मशरूम, इन सब में क्या होता है, विटामिन डी होता है। ये सारे हमारे विटामिन डी के सोर्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं विटामिन की बात करूँ ना, तो विटामिन जैसे यहाँ पे 4 विटामिन की बात हुई है, मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो 4 विटामिन है, विटामिन मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ए बी सी डी, विटामिन ए बी सी डी। तो देखो विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज हमें होता है, तो ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, रतौंधी, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, आप इतना देख लीजिए। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से होता है बेरी बेरी, बोल दूँ क्योंकि लिखने में तो नहीं बन रहा है, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। देखो ऑस्टियोपोरोसिस ये वयस्क लोगों में होता है, और ये जो रिकेट्स है ना, विटामिन डी की कमी से जो होता है, ये बच्चों में होता है। ठीक है, तो ये रिकेट्स भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे, विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। जो विटामिन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है बी और सी, जो पानी में घुल जाता है वो विटामिन होता है बी और सी, और फैट सोल्यूबल विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है वो होता है विटामिन ए डी ई के। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट बताए, ये सारे आप याद रखेंगे। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से जो दो मैंने डिसीज आपको बताए हैं, पहला ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि हमारी जो बोन है बिल्कुल फ्रैक्चर हो जाते हैं, बहुत थिन हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी मैंने बताया कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाता है रिकेट्स। ठीक है, तो ये सारे ही आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू सेलिब्रेट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक द सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो फेस्टिवल है सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो गुजरात में भी कहाँ, तो गुजरात में अहमदाबाद में, यहाँ लिख दूँ, गुजरात में अहमदाबाद में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ना 13 डेज़ का एनुअली फेस्टिवल होता है, 13 डेज़ का एनुअली फेस्टिवल होता है, यानी कि साल में एक बार ये आता है और ये 13 डेज़ का फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, और ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट है हमारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कालका बिंदादिन घराना। कौन है इनमें से जो कि कालका बिंदादिन घराना से बिलोंग करते हैं? तो देखो, कालका बिंदादिन घराना से बिलोंग करते हैं पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर 1 में ही हमको दिख रहा है पंडित बिरजू महाराज, जो कि कालका बिंदादिन घराना से बिलोंग करते हैं। और बेसिकली मैं बात करूँ ना पंडित बिरजू महाराज की, तो ये कत्थक के डांसर हैं, कत्थक नृत्य करते हैं, ये कत्थक के डांसर हैं। और एक टर्म मैं आपको बता देती हूँ जरा, एक होता है कत्थक और एक होता है कथकली। ठीक है, कई बार बच्चे इस टर्म में कंफ्यूज रहते हैं या फिर उनको याद होता है तो भूल जाते हैं। कत्थक है ये यूपी का और कथकली है ये केरल का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये यूपी का हो जाएगा और ये केरल का हो जाएगा। और बात यहाँ पे हुई है ना पंडित बिरजू महाराज की, तो एक एडिशनल में याद रखेंगे इनके अवार्ड को कि 1986 में ना इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल्केनो इन इंडिया। इनमें से ऐसा कौन सा वॉल्केनो है जो कि इंडिया में है? ठीक है, देखो देख लेते हैं कौन कौन सी बात, किस किस वॉल्केनो की बात हुई है। माउंट एटना है, माउंट फ्यूजी है, क्राकाटो है और बैरन आइलैंड है। तो देखो इंडिया में इनमें से सिर्फ एक ही है, ये है बैरन आइलैंड, ये इंडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये इंडिया में बैरन आइलैंड है कहाँ पर? तो ये है हमारा अंडमान के पास। ये इंडिया का मैप है, मैं एक रफली बना रही हूँ। यहाँ पर कुछ है अंडमान और यहाँ पे निकोबार, तो ये अंडमान है ना, यहीं पर है बैरन आइलैंड। ठीक है, और याद रखिए कि ये एक्टिव वॉल्केनो की श्रेणी में आता है, एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, तो इंडिया के मैप में यहाँ पे कुछ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे इस तरफ है अंडमान निकोबार, जो कि हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, बाकी जो बैरन आइलैंड है वो हमारा रिलेटेड हो जाएगा अंडमान निकोबार से। अच्छा, कुछ और आइलैंड भी यहाँ पे बात हुई, क्योंकि देखो आइलैंड ना हमेशा चर्चे में रहते हैं, एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इसको ना हम ऑप्शन के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो माउंट एटना वॉल्केनो ये कहाँ पर है? तो माउंट एटना है इटली में। नेक्स्ट है माउंट फ्यूजी, ये कहाँ है? तो ये है जापान में। ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में 4 आपको बता रही हूँ ना, ये चारों याद रखना है। इटली वाला, ये माउंट एटना इटली का हो जाएगा, माउंट फ्यूज है जापान का हो जाएगा, क्राकाटोआ ये हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया आइलैंड के पास, इंडोनेशिया आइलैंड के पास। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा जो बैरन आइलैंड है, ये तो हमारा इंडिया में ही है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है? किसको मेटल की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, या फिर कौन एक अधातु है? अधातु होता है ना नॉन मेटल। ठीक है, तो ऑप्शन में है हमारा सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ना ये हमारा नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। ठीक है, अच्छा कुछ एक्स्ट्रा हम रिलेट कर सकते हैं क्या इसमें? एक्स्ट्रा में तो कुछ भी नहीं है रिलेट करने को। अच्छा एक चीज़ याद रख लेते हैं ना, फ्लोरीन का जो सिंबल होता है वो F होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। सिर्फ ये 2 ही याद रखेंगे, फ्लोरीन का सिंबल F होता है और इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सरोद प्लेयर अली अकबर खान वॉज रिलेटेड टू डैश डैश घराना। देखो सरोद प्लेयर अली अकबर खान कौन से घराना से रिलेटेड है? तो ये जो हमारे हैं सरोद प्लेयर अली अकबर खान, ये मेहर घराना से रिलेटेड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इनकी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, मेहर घराना से बिलोंग करते हैं। और अच्छा इस क्वेश्चन में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरोद प्लेयर अली अकबर खान। तो इस क्वेश्चन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली कि जो अली अकबर खान है ना वो क्या प्ले करते हैं? तो वो सरोद प्ले करते हैं। इनके हाथ में देखो ये सरोद है, ये कुछ वीणा की तरह दिखती है, पर ये वीणा और सरोद दोनों ही थोड़ा सा सिमिलर दिखते हैं, बट सरोद अलग होता है और वीणा अलग होता है। ठीक है, तो एडिशनल में आप ये याद रखेंगे,
अली अकबर खान सरोद प्लेयर हैं और मेहर घराना से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। ठीक है, और अगर आपको कुछ कमी लगती है या आपकी मुझे कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करने की ज़रूरत है तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी अप्रोक्सीमेटली हाउ बिग इज द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। ह्यूमन रेड ब्लड सेल जिसको हम कहते हैं ना आरबीसी, इसका क्या साइज होता है? तो देखो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसका जो साइज होता है वो होता है 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ सिंबल दिख रहा है ये, तो इस सिंबल को कहा जाता है माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। ठीक है, और देखो आरबीसी यहाँ पे बात हो रही है ना, तो कई बार आरबीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यहाँ पे दे रखा है रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स, दोनों ही इसकी फुल फॉर्म दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, एडिशनल में क्या रिलेट करें? देखो आरबीसी का लाइफ स्पैन रिलेट कर सकते हो आप। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। ठीक है, और अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि जो हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड क्यों होता है? क्या आप में से किसी को पता है कि हमारे जो ब्लड है उसका कलर रेड क्यों होता है? तो देखो इसका कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच इंडियन स्टेट इज दिस शाहपुर कांडी फोर्ट लोकेटेड। देखो शाहपुर कांडी फोर्ट ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है शाहपुर कांडी का किला? तो ये है हमारा पंजाब में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शाहपुर कांडी फोर्ट ये पंजाब में स्थित हो जाएगा और बाकी इसमें कुछ रिलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ लाइट ईयर। लाइट ईयर को लेकर कौन सा स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट है? तो देखो लाइट ईयर बेसिकली होता है क्या? लाइट ईयर बोलते हैं ना प्रकाश वर्ष हिंदी में, तो जो ये लाइट ईयर होता है ना ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा आंसर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, नहीं ये तो नहीं होता, सन टू अर्थ नहीं होता है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम, ये तो बिल्कुल गलत है, यूनिट ऑफ टाइम तो ये होता ही नहीं है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, अच्छा मुझे लगा ये हो सकता है बट ये नहीं है बिकॉज यहाँ पे साउंड आ गया है, तो डेफिनेटली 4th होगा। देख लेते हैं। इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देखो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? ये हमारी प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द मेल फीमेल लिटरेसी गैप इन 2011 के सेंसस में। ठीक है, देखो बहुत ही सर घुमाने वाला क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं एग्जामिनर का दिमाग किस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा है। इसने डायरेक्ट कोई भी डाटा नहीं पूछा है, इसने डाटा को पूरा घुमा कर पूछा है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना मेल फीमेल लिटरेसी रेट का गैप, तो सबसे पहले तो हमें मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट हमें को पता होना चाहिए। ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है, जिसको ये नहीं पता है ना वो इसका आंसर तो नहीं दे पाएगा। तो देखो मेल की जो लिटरेसी रेट है वो 82% थी और फीमेल की लिटरेसी रेट थी ये 65%। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं लिटरेसी रेट में कितना डिफरेंस है। अच्छा देखो एग्जामिनर ने कितना ज़्यादा दिमाग लगाया है, इसने एग्जैक्ट लिटरेसी रेट पूछा है। वैसे तो 82% है बट एग्जैक्ट ये नहीं है, एग्जैक्ट में है 82.14%। देखो मैं आपको फिर से समझाऊं। अब देखो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि हमें सेंसस में जो भी पढ़ाया जाता है उसका हमें एग्जैक्ट डाटा याद होना चाहिए। ठीक है, देखो मेल की लिटरेसी रेट थी ना और फीमेल की मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये थी 82.14% और फीमेल की थी ये 65.46%। ठीक है, अब इसका ही हमें गैप बताना है। अच्छा एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ ना 82.14%, मैं इसको 14% क्यों नहीं बोल रही हूँ, या फिर जब मैं नीचे बोल रही हूँ 65.46%, तो मैं इसको 46% क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि देखो हमेशा एक चीज़ याद रखिए
कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं ना उसको हम एक वन डिजिट के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। इसको हम 14 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 14%। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट कंपटीशन का एग्जाम देते टाइम पे बहुत से बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती है। तो ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे बोलेंगे 82.14% और नीचे वाले को बोलेंगे 65.46%। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, कितना डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पास जो ये डाटा है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर डाटा है। ठीक है, तो हमें बहुत ही अच्छे से इसको अच्छे डाटा को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, 14 में से 6 गया तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 0, यहाँ देन यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। एंड उसके बाद है ये यहाँ पे कितना बचा, 11 में से 5 गया 6 हो गया। यहाँ 7 में से 6 गया तो ये 1 हो गया। अच्छा देखो, अगर आपने एक मिस्टेक भी किया ना तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। कुछ बच्चों का ये आंसर आ रहा होगा या कुछ बच्चे को ये आंसर, जबकि ये नहीं है। आंसर नंबर 3 मैं यहाँ लिख दूँ, आंसर नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा, मेल फीमेल के बीच का लिटरेसी गैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात हुई ना, तो इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो ये थी टोटल 74.04%। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट की बात हो रही है तो इसलिए मैं एग्जैक्ट ही बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ये कितना है, ये 74.04%। अब थोड़ा सा हम स्टेट की तरफ चलते हैं। स्टेट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला का, हाईएस्ट में है केरल की, और लोएस्ट में सबसे कम कहाँ की लिटरेसी रेट है, तो ये है बिहार की। ठीक है, थोड़ा सा सेंसस के बारे में भी 1-2 पॉइंट बता दूँ। देखो हमारा जो फर्स्ट सेंसस हुआ था ना 1872 में स्टार्ट हुआ था, और सेंसस हर 10 ईयर के गैप पे करवाया जाता है। और ये प्रोसेस कब से चालू हुआ, 1881 से। 1872 में फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था, बट 1881 से ना हर 10 साल पर ये हमारा सेंसस करवाया जा रहा है, जनगणना करवाई जा रही है। हालांकि 2011 के बाद से 2021 में होना था, वो नहीं हो पाया है, बट चांसेस है कि गवर्नमेंट जल्द ही करवाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें रुक गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक टॉम्ब इज सिचुएटेड इन डैश। फिरोज शाह तुगलक टॉम्ब कहाँ पर स्थित है, तो फिरोज शाह तुगलक का किला ये है हमारा, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में भी कहाँ, तो दिल्ली में हौज खास के पास। ठीक है, हौज खास, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फील्ड एम्बैकमेंट डैम ऑन द भागीरथी रिवर। देखो एक डैम बना है जो कि मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फील्ड एम्बैकमेंट डैम है, और ये भागीरथी रिवर पर बना है। तो वो कौन सा डैम है जो भागीरथी रिवर पर बना है, तो देखो एक ही डैम है, टिहरी डैम। ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिख रहा है टिहरी डैम, ये भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। और जो ये टिहरी डैम है ना कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित है। और क्या रिलेट कर सकते हैं हम इसमें, हाँ एक चीज़, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध या फिर टिहरी डैम। ठीक है, ये याद रखेंगे, तीनों पॉइंट याद रखेंगे। टिहरी डैम भागीरथी रिवर में बना है, उत्तराखंड में है, और भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इनमें से कौन से स्टेट से पास नहीं होती है। देखो एक ट्रिक है, बता दूं जरा, हालांकि सब बच्चों को पता ही होगी। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो टोटल ना 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ठीक है, तो जहाँ से नहीं जाती होगी ऑब्वियसली वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि कहाँ से पास नहीं होती है। तो ये हो जाता है मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये तो कट जाएगा क्योंकि बताना कौन सा नहीं है। और ये है गुजरात, मध्य प्रदेश, कट जाएगा। यहाँ पश्चिम बंगाल, राजस्थान ना, तो ये भी कट गया। तो अब बच गया हमारे पास सिर्फ असम। ठीक है, देखो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये झार से है पूरा झारखंड। ठीक है, तो टोटल 8 स्टेट से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और असम से बिल्कुल भी नहीं जाती है। क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे ना, तो इंडिया के मैप में कुछ इस जगह है आसाम, और
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ यहाँ से जाती है और असम यहाँ की साइड है असम, ठीक है। तो असम हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको हम बोलते हैं ना मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य हमारे कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 51A रिलेटेड हो जाता है हमारा मौलिक कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज से। अभी देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना टोटल है कितने, तो ये है टोटल 11, पहले 10 थे अब टोटल 11 है। और 1976 में ही ना 1976 में ना स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इसे ऐड किया गया था और टोटल 11 है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आर्टिकल से ही रिलेटेड है। देखो आर्टिकल के क्वेश्चन एग्जामिनर कितने ज़्यादा पूछता है, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट द स्टेट शेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑफ ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा जो स्टेट है ना किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ उसके रिलीजन, उसके रेस यानी कि जो उसकी मूल जाति है, उसका जो कास्ट है, उसका लिंग है, प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 15 में कहा गया ऐसा। अब देखो ऑप्शन घुमाने वाला, आर्टिकल 51A ए बोल दूँ मैं या फिर मैं ये बोल दूँ 1। आर्टिकल 51A में कहा गया है ऐसा कि जो स्टेट है किसी भी नागरिक के साथ उसके रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट या फिर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो इस आज के सीरीज में हमने आर्टिकल के 2 क्वेश्चन पढ़े, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 51A है और दूसरा है हमारा ये आर्टिकल 15 का 1 वाला, ठीक है, जो कि रिलेटेड है हमारे इससे, ठीक है। तो ये सारे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन दादरा एंड नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली में टोटल कितने विलेजेस हैं। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कहने को तो आसान क्वेश्चन है पर एग्जामिनर का दिमाग देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है। देखो आंसर तो इसका हो जाएगा 72। दादरा और नगर हवेली में टोटल 72 विलेजेस है। दादरा और नगर हवेली आप यहाँ जाएं तो देखो ये पहले तो ये हमारा यूनियन टेरिटरी है और ये कुछ इस साइड है हमारा दादरा और नगर हवेली, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 72 विलेजेस है। और रिसेंट की मैं बात करूँ ना 2020 की, ठीक है, 2020 में क्या किया गया है, 2020 कब, 26 जनवरी 2020, ऐसे याद रखिए आप, पूरा एग्जैक्ट डाटा याद रखिए। 26 जनवरी 2020 के ही दिन ना दमन एंड दीव, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव ये एक है और दादरा और नगर हवेली ये एक है, दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। इन दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है एक में, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो भी बहुत कम है, तो दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया है कब, 26 जनवरी 2020 वाले दिन, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए अभी वर्तमान में टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है, बच्चे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अभी 8 है या फिर 9 है, अगर आपको एग्जैक्ट पता है ना कितने यूनियन टेरिटरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन डैश। देखो तराइन का जो दूसरा युद्ध है ना वो किसके बीच में लड़ा गया था। देखो तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ऐसे तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख गया है मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में जब ये फाइट हुई, जब ये लड़ाई हुई तो जीता कौन था। तो देखो आपको पता है मेरा टिक, जो जीतता है मैं उसके आगे टिक का निशान लगा देती हूँ, जो हारता है उसके आगे मैं क्रॉस का निशान लगा देती हूँ। तो इस लड़ाई में ना मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कौन जीता है कौन हारा है। और ये युद्ध हुआ कब था, तो 1192 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नॉन एज डैश डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है थार डेजर्ट के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, थार डेजर्ट, ठीक है, थार।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? लोधी डायनेस्टी या फिर मैं कहूँ लोधी वंश का, तो इसका जो फाउंडर था ये था बहलोल लोधी। कहाँ पर है बहलोल लोधी हमारे ऑप्शन में? ये रहा बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है ना हमें, बहलोल खान लोधी। ये हमारा फाउंडर था या फिर संस्थापक था लोधी डायनेस्टी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। देखो बात हो रही है ना, जो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, तो ये लिया कहाँ से गया है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारे कौन से पार्ट में आता है? तो देखो पार्ट जो 9 है ना हमारा, वो बतलाता है हमारे पार्ट 9, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में पार्ट 9, ये हमारा पार्ट 9 में बताया ही गया है 3 टायर ऑफ सिस्टम ऑफ पंचायत, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे और एक्स्ट्रा कुछ रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। इतना ही काफ़ी है यहाँ के लिए, ठीक है। अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप एटलीस्ट इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारी सीरीज़ आज यहीं पे ख़त्म होती है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगली सीरीज़ में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।